example 1. Find the weighted residual formulation of equation minus k d square t by dx square q x is 0 to L with boundary conditions t of 0 is equal to t naught minus k dt by dx x is equal to a, x is equal to L h t minus t infinity. ये वाला जो k है इसको आमतौर पे हम k नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड कैपा, थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को ट्रांसफर करने की एक एबिलिटी होती है, जिसे थर्मल कंडक्टिविटी कहती हैं. थर्मल मींस टेम्परेचर, कंडक्टिविटी मींस ट्रांसफर होना, कंडक्ट होना. तो दिस कैपा इज एक्चुअली कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी. आप शायद जब Na2 में पीडीज के सेक्शन में जाएंगे, हीट इक्वेशन से ही आई गेस के स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर भी ये यूज हो रहा होगा. ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन की जो कंडीशंस हैं इस दफा आप देखिए कि t ऑफ 0 पे, यानी कि x0 जो भी हमारे पास रॉड है, जिस किस्म का हमारे पास रॉड है, यहाँ अगर x0 है तो यहाँ टेम्परेचर t नॉट है और x इज इक्वल टू L पे हमारे पास माइनस के डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू L, यानी कि हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है, t माइनस टी इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस दफ़ा इक्वेशन हमारे पास मुख्तलिफ हैं. आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे एफईएम में, जैसे ये एग्जाम्पल 1 है इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे. इस तरह अगर आप देखिए कि ये इक्वेशन वही है लेकिन कंडीशन चेंज हो गई हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर Q की जगह पे 3 रख दें, फॉर एग्जांपल Q को अगर आप 3 रख दें और इसको 2 रख दें और फिर T0 T नॉट है, तो इस तरह से आप लेकर चलें या कोई और फार्मूला लगाएं, तो फिर आपको कहा जाएगा कि वेटेड रेजिडुअल फॉर्म इसकी लेकर आए. ओके, तो अभी हम इसको Q ही रखेंगे, इसको कैपा रखेंगे. तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वेटेड रेजिडुअल फॉर्मूलेशन सिर्फ आप करें. अभी तो हमने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ वेटेड रेजिडुअल फॉर्मूलेशन की है. ओके, यहाँ पर ये जो H है, हेयर H इज, ये कांस्टेंट होता है आमतौर पे. H इज द कन्वेक्टिव heat transfer constant, and T infinity is the reference temperature. हमारे पास जो अननोन्स हैं यहाँ, वो सिर्फ कैपिटल T हमारे पास अननोन है. ये जो T इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है. आमतौर पे इसे फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर कहते हैं, इन्फिनिटी लगा हुआ है, लेकिन आप इसे, आप इतना इंफॉर्मेशन शायद ना हो इसके हवाले से, तो हम इसे रेफरेंस टेम्परेचर यानी कांस्टेंट आप कह दें कि यहाँ 15 डिग्रीज है, कोई टेम्परेचर है. तो T इन्फिनिटी है, K इज कांस्टेंट, H इज कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है. जो अननोन है वो सिर्फ कैपिटल T हमारे पास है. तो T इज अननोन.
ये हमने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमारे पास ये कांस्टेंट है. कंसीडर the weak formulation as 0 to L K d phi by dx dt by dx minus 0 to L phi q dx minus k phi dt by dx 0 to L is equal to 0. अब ये फार्मूला याद रखना तो मुश्किल है ये, क्योंकि अभी हमने डिराइव किया है लेक्चर 6 को जब मैंने रिवाइज किया है, तो आप तो ये याद नहीं रख सकेंगे. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें वेटेड रेजिडुअल फॉर्मूलेशन आपको कहा जाए, तो आप उसको दोबारा से उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, क्योंकि ये याद रखना तो मुश्किल है. आंसर इसी तरह का ही आएगा, आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा. ठीक है, आंसर ये क्यों आएगा, क्या बता सकते हैं आप कि यही आंसर क्यों आएगा? अगर आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये आंसर क्यों आएगा? कंडीशन सिर्फ चेंज हुई है, बिल्कुल ठीक है. तो जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो तो वही है ना, उसमें तो चेंज नहीं आया. अगर यहाँ पर तो कंडीशन सिर्फ चेंज हुई है, ये प्रॉब्लम वही है, तो आपका वेटेड रेजिडुअल जो वीक फॉर्म जिसे हमने कहा है, जो वीक फॉर्म ऐसी आपको याद है कि हमने कहा था कि वीक फॉर्म वो है कि जिसमें एक डेरिवेटिव ऑर्डर उसका कम हो जाता है, तो ये वीक फॉर्म है. तो आपको पहले इसे कन्वर्ट करना होगा वीक फॉर्म में. यहाँ तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. ओके, तो ये जरूरी नहीं कि आप इसे डायरेक्टली यूज करें. अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आपको दोबारा से इसको फॉर्मुलेट करना होगा. तो हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. अब सिर्फ बाउंड्री कंडीशन हमने पुट करनी है, 0 to L के डी फाई बाय डी एक्स डी टी बाय डी एक्स माइनस 0 to L. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपके पास ये जो टर्म है इसमें बाउंड्री कंडीशंस आ रहे होंगे, यही चेंज आएगा, बाकी तो ये एज इट इज ही रहेगा हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें पहले के फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये अभी तक आपको नहीं पता, शेप फंक्शन, ये आज सीखेंगे. डी टी बाई डी एक्स, पहले इस होल पे आप जो है अपर लिमिट पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एल. जब माइनस है तो ये प्लस रहेगा, के फाई ऑफ एक्स डी टी बाई डी एक्स, और इस होल पे आप लोअर लिमिट पुट कर रहे होंगे और इसको इक्वल टू 0 रख रहे होंगे. ठीक, सो डिटेल में इसको लिख लेते हैं. 0 to L के डी फाई बाय डी एक्स डी टी बाय डी एक्स माइनस 0 to L फाई क्यू डी एक्स माइनस के फाई. अब यहाँ x मौजूद है तो आप इस x में L पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले लिख लें फाई ऑफ L के डी टी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एट x इज इक्वल टू L. यानी कि इस टर्म को k इज ऑलरेडी कांस्टेंट, लेकिन डी टी ये क्योंकि कम्बिनेशन में आ रहा है तो हम इसे इकट्ठा रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम इसको इस तरह से देख रहे हैं. इसी तरह से आप जो सेकंड टर्म है इसमें फाई ऑफ 0 के डी टी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 0. ठीक हो गया. अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वही हमारा आंसर होगा. तो 4 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है. तो थोड़ी सी डिटेल हम लिख लेते हैं यहाँ पर. हमें अब इस दफ़ा चेंज क्या आया है पिछले प्रॉब्लम से, लास्ट प्रॉब्लम से ये चेंज आया है कि x0 पे इस दफ़ा कांस्टेंट
टेम्परेचर है, टी नॉट भी कांस्टेंट होता है। हमने अच्छा ये मुख्तलिफ नोटेशन होती हैं। टी नॉट का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर या रेफरेंस टेम्परेचर। टी इन्फिनिटी भी जब लिखते हैं तो ये फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर, यानी कि फार अवे फ्रॉम द प्लेट एक टेम्परेचर होता है, उसे फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर कहते हैं। तो दोनों कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ हम जो है नॉट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो एक जगह कांस्टेंट है, दूसरी जगह पे वेरिएबल है। whenever the temperature is given at a boundary point, we will set the heat flux at that point equal to 0 by requiring that the weighting function, क्योंकि वेट फंक्शन है, vanish there. In this case, we set, ये इसका हमने एक आंसर लिखना है। इस मतबा जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में आप जैसे कि हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू एल पे कंडीशन है, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये सरवाइव करेगी, ये सरवाइव करेगी। सरवाइव क्यों करेगी? ये इस वजह से क्योंकि x इज इक्वल टू एल पे ये वाली कंडीशन गिवन है, ठीक। तो ये गिवन है तो इसको तो हम इसी तरह से रखेंगे एज इट इज। x इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट, यहाँ पर टी नॉट है। अब जब टेम्परेचर टी नॉट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, फ्लक्स नहीं हो रहा। जैसे इस कमरे में अगर एयर एंटर हो तो फ्लक्स हो रहा है, लेकिन अगर कमरा आप बंद कर देंगे तो फिर वो फ्लक्स नहीं होगा उसमें। तो जब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा, तो इस टर्म को क्या होना चाहिए? 0। अब इसको 0 किसी वजह से लेकर आएंगे। यहाँ जो हम रीजन देख रहे हैं वो रीजन ये है कि फाई ऑफ 0 को हम क्या कर देंगे कि वो 0 कर देंगे। वी सेट फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। हमें समहाउ इसको 0 करना है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से। तो हमारे पास एक ऑप्शन ही है कि शेप फंक्शन जो है उसमें आप उसको आप 0 कर देंगे, ठीक। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, उसका ऑलरेडी टेम्परेचर 15 डिग्रीज है और उसको समहाउ आप 15 डिग्रीज ही में रखें तो वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो टेम्परेचर वही रहेगा x इज इक्वल टू 0 पे। उसको जी डेरिवेटिव भी 0 आएगा, वो भी लॉजिक है। या आप कह सकते हैं कि dt बाय dx, क्योंकि वेरिएशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों लॉजिक हैं जो कि लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था कि जब t इज इक्वल टू टी नॉट है, t माइनस टी नॉट है तो डेल्टा x से डिवाइड किया था तो dt बाई dx भी 0, यानी हीट फ्लक्स नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो रीजन यहाँ दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि शेप फंक्शन को या तो 0 कर दें या फिर आप dt बाई dx को 0 करें। एनीवे हमें 0, ये दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड। हीट फ्लक्स नहीं हो रहा ना, तो dt बाई dx 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म जब 0 होगी, 10 हमारे पास जो अब प्रॉब्लम है अभी तक आंसर नहीं आया। वेटेड जो हमने उसका लेकर आना है आंसर, वेटेड रेजिडुअल फॉर्म लेकर आनी है, वो अभी तक नहीं आया। तो आपको कंप्लीट करना होगा इसे 0 टू एल के डी फाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस 0 टू एल
फाई क्यू डी एक्स, ये आपने रख लिया और इस टर्म को आपने ज़ीरो कर दिया। सॉरी, आई एम सॉरी, ये सरवाइव करेगी। हम क्या करेंगे कि इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे, दिस इज ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस फाई, ये डिपेंड करेगा एल, अभी फाई हमें नहीं पता, ये एक हमारे पास टर्म है जो कि अभी तक नहीं पता हमें। अब के डी टी बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो इसकी वैल्यू है एच टी माइनस टी इंफिनिटी, एच टी माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो कह रहे हैं। ये प्लस वगैरह हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है माइनस के डी टी बाई डी, ठीक कह रहे हैं, माइनस के डी टी बाई डी एक्स पुट करना है। तो इसका हल ये होता है कि आप टी इंफिनिटी माइनस टी कर दें। के लिए ये देखना चाहिए मुझे कि यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं तो ये माइनस होगा और ये टी माइनस टी इंफिनिटी हो जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले ठीक ही लिखा हुआ था। ओके, अच्छा चलें थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर जो है प्लस आ गया। अब आपने क्या करना होगा कि 0 to L, जब आप x इज इक्वल टू L लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो भी टेम्परेचर आपके पास, उसको आप TL भी लिख सकते हैं या इसी तरह से आप रहने दें। तो 0 to L के डी फाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस 0 to L फाई ऑफ क्यू डी एक्स प्लस फाई ऑफ एल। ये जो टेम्परेचर है बेसिकली एक छोटा सा हम स्टेप लिख रहे हैं, माइनर डिटेल है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होती है। ये जो टेम्परेचर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इस जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, टी एक्स एल। तो इस टर्म को हम कह देते हैं कि टी एल, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास है यहाँ पर टी इज ए फंक्शन, ये टी आमतौर पे ऐसे हम लिख रहे होते हैं, लूजली लिख रहे होते हैं टी, बट दिस टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज दिस इज आवर सोल्यूशन। तो हम जब इसको टी एक्स लिखेंगे और एक्स एल पुट करेंगे, यहाँ पर भी मुझे एल पुट कर देना चाहिए, तो ये बन जाएगा टी एल सॉरी एच टी एल माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, which is the required residual formulation। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 5 मार्क्स का है, यहाँ तक आपने किया है तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये रेजिडुअल फॉर्मुलेशन कहलाता है। यहाँ आपको ये नहीं कहा गया कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, अभी तक हमने सीखा भी नहीं है कि कैसे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी कि कैपिटल टी हमने लेकर आना है ना, वो अभी तक हम नहीं लाए। तो ये फॉर्म यहाँ तक खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 आप तवज्जो से देखिएगा, कहीं कोई चीज़ ना समझ आए। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हम सॉल्व भी करेंगे, यानी कि इसमें आप सीखेंगे कि कैपिटल टी कैसे आता है हमारे पास। ठीक है, इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन हम सीखेंगे कि कैपिटल टी हमें कैसे मिलता है। लेट अस कंसीडर the interval 0 to L. Divide the interval into two equal segments. हमारे पास
जो प्रॉब्लम है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, अब हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स उसका देख रहे होंगे। हमारे पास ये कोई भी प्रॉब्लम है जिसके हमने दो सेगमेंट्स बना लिए हैं, दो सेगमेंट्स आपने बना लिए हैं। दो सेगमेंट्स बनाने के बाद ये जो नोड्स हैं, नोड्स जहाँ भी आपने बनाने होते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड में, फाइनाइट डिफरेंस में भी बनाने होते हैं, लेकिन हम इसको फिर नोड्स बनाने के बाद एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। तो ये होगा x1, x2 और x3, तीन नोड्स आपने बनाए हैं। एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास? 2 एलिमेंट्स होंगे। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, ये नोड का नंबर हो गया, और यहाँ पर एलिमेंट 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज एलिमेंट नंबर 2। जो हमारी एक्चुअल डोमेन है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम हम कर रहे हैं 3 नोड्स के साथ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आमतौर पे इस तरह से सॉल्व करते नहीं हैं, हम बहुत बड़ी मैश बनाते हैं। तो हमारे पास डोमेन क्या है? डोमेन इज फ्रॉम, यहाँ x1 होगा 0, x1 इज 0, और x3 क्या होगा? L, और x2 क्या बन जाएगा? L/2। डिपेंड करता है कि आपने इक्वल स्पेसिंग किया है। अगर इक्वल स्पेसिंग नहीं किया तो फिर ये L/2 नहीं बनेगा, ये फिर कुछ और बनेगा, जिसे एडॉप्टिव ग्रिड कहते हैं आमतौर पे। तो अभी ये हमने इक्वल स्पेसिंग के साथ इसे लिखा है। जो कंप्लीट हमारे पास है, कंप्लीट हमारे पास लेंथ है वो है L। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, दो एलिमेंट्स बनाए। अभी अब सिर्फ देखेंगे कि दो एलिमेंट्स के साथ ये कितना जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। इक्वेशंस वगैरह मैंने इसमें नहीं लिखे हैं एग्जांपल 2 में। इक्वेशंस वही वाले हैं जो कि हम प्रीवियसली देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो हम जैसे अभी इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेन करेंगे। नोड्स आर x1 is 0, x2 is L/2, x3 is L। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। Let us assume a linear variation over each element. Each element ei हमने लिखा है i1 होगा तो एलिमेंट नंबर 1 होगा, एलिमेंट नंबर 2 के लिए हमने लीनियर वेरिएशंस देख रहे हैं। The dependent variables t is written in the form t of x phi I x ai plus phi I plus 1x ai plus 1 x is from xi to xi plus 1। हमने यहाँ पर पहले तो जब समेशन आपने लिखा था कि आपको याद होगा कि समेशन हमने 1 to n plus 1 लिखा था, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट n एलिमेंट्स थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अभी दो एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको अपने जो प्रॉब्लम है उसको n के लिए नहीं लिखेंगे, बल्कि हम दो एलिमेंट्स के लिए इसे देख रहे होंगे। अब देखें, इसको जरा आपको अंडरस्टैंड भी करना होगा। वो बुक में इतनी डिटेल नहीं गिवन, मैं यहाँ डिटेल भी लिख रहा हूँ साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल,
at I is equal to 1, at I is equal to 1, T of x क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर की वेरिएशंस कैसे हो जाएगी, phi 1x A1 प्लस phi 2x A2, और ये किस इंटरवल में हो जाएगा, ये इंटरवल होगा x1 से x2 तक, यानी x1 से x2 तक। हम ये भी इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जो हम टेम्परेचर समेशन में लिख रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि A1 वेट्स हैं और phi इज शेप फंक्शन, वो हम लोकली लिख रहे होते हैं। ये अभी जो मैंने ये T ऑफ x लिखा है यहाँ पर, ये कहाँ पर वैलिड है, ये वैलिड है x1 से x2 में, यानी कि किस एलिमेंट में वैलिड है, एलिमेंट 1 में। यही सारा कॉन्सेप्ट है कि आप हर एलिमेंट के लिए T लिखते हैं, दूसरे एलिमेंट के लिए T लिखते हैं, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे शुरू में हमने बात की थी कि पीस वाइज हम फंक्शंस ले रहे होते हैं, ओके। और यहाँ पर ये लीनियर है हमारे पास, तो यही हमने लीनियर वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लीनियर वेरिएशन हमने लिखा है। इसी तरह से जब एट I इज इक्वल टू 2 आप लिख रहे होंगे तो वहाँ एक टेम्परेचर डिफाइन होगा, वो क्या डिफाइन होगा, phi of 2 A2 plus phi of 3 A3, x x2 से x3 तक। तो हमारे पास 3 नोड्स के लिए 2 एलिमेंट्स बन रहे हैं और 2 हमने टेम्परेचर, हर एलिमेंट के लिए एक टेम्परेचर निकाला है, दूसरे एलिमेंट के लिए टेम्परेचर, ये लोकल टेम्परेचर है, ये ग्लोबल आंसर नहीं है। जैसे आप दूसरे मेथड्स में निकालते हैं ग्लोबल आंसर निकालते हैं, यानी वो हर जगह वैलिड होता है, ये अभी वैलिड है इंटरवल में। तो आप देख रहे हैं कि अगर 3 एलिमेंट्स हों तो आपको शेप फंक्शन कितने, सॉरी, जब आप 3 नोड्स देख रहे हैं तो आपके पास कितने शेप फंक्शंस हैं, phi 1 phi 2 phi 3, ठीक है। ये भी यहाँ आप जरा नोटिस कर लें। और इसमें जो वेट्स हैं, वेट्स आपके पास क्या हैं, 3 वेट्स हैं, A1 A2 A3, ये आपको जो है फाइंड करने होंगे। तो I इज इक्वल टू 1 के लिए T ऑफ x, I इज इक्वल टू 2 के लिए T ऑफ x, ये बुक में नहीं गिवन मेरा ख्याल है, ये डिटेल आपको यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। phi 1 phi 2 और phi 3 क्या ये आपको गिवन होते हैं, क्या आइडिया क्या है, हमारे पास ये शेप फंक्शन गिवन होते हैं, पता होते हैं। अगर ये भी अननोन हो तो इसको फिर हमें फाइनाइट एलिमेंट लगा के निकालना पड़ेगा, कुछ तो गिवन होना चाहिए ना। अगर सब कुछ ही अननोन हो तो फिर तो उसका पर्पस नहीं है। हमें सूटेबल phi 1 phi 2 phi 3 ये हमें हमें जो है ये चूज करने पड़ते हैं, ये हमें चूज करने पड़ते हैं। और ये A1 और A2 जो है ये सारे इसी तरह से A1 बेसिकली जो अननोन होता है ना हमारे प्रॉब्लम में फाइनाइट एलिमेंट में, वो ये वेट्स होते हैं, सूटेबल वेट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे NLA में आपने जब कर्व फिटिंग पढ़ा था, या कर्व फिटिंग में वो जो C1 और C2 आप निकालते थे वो अननोन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ओके, इसको आगे लेकर चलते हैं, अभी ये आपको क्लियर होगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारे पास 4 है। अब हमने डिसाइड करना है कि फाई कैसा होना चाहिए। फाई पे कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसे देख के हम देखते हैं, या जनरली हम देख रहे होते हैं कि फाई को कैसा होना चाहिए। इफ द फंक्शन phi I are chosen so that अच्छा, इसमें हम कंडीशन आमतौर पे लीनियर सॉरी फाइनाइट एलिमेंट मेथड में कंडीशन ये लेते हैं, वो यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, कि जो शेप फंक्शन है वो जब उसी नोड पे हो
उसी नोड पे हो तो आंसर 1 आए, और जब वो दूसरे नोड पे हो तो आंसर हमारे पास जो है वो 0 आए। ठीक है। जैसे लग्रांज पॉलिनोमियल होता है ना, लग्रांज पॉलिनोमियल में क्या होता है कि लग्रांज पॉलिनोमियल उस नोड पे वैल्यू 1 देता है, दूसरे नोड पे आपने देखा ही होगा कि लग्रांज पॉलिनोमियल जब आप लिखते हैं एल ऑफ एक्स, एल नॉट, और यहाँ अगर एक्स आता है तो इसका आंसर क्या आता है? जब एल नॉट एक्स नॉट होता है तो वो 1 आता है, और एल नॉट एक्स 1 होता है तो वो 0 आता है। ठीक है। इसकी रीजन क्या है कि हम क्यों उसी नोड पे जब हैं तो आप उसको जो है 1 वैल्यू देना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरी जगह पे हैं तो उस पे आप कुछ और वैल्यू देना चाह रहे हैं। होता क्या है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है x1 पे, x1 पे जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो और जो टेम्परेचर है वो एक जैसे होने चाहिए, वो हमारे पास एक जैसे नोट पे कम से कम वैल्यू एक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है प्रॉब्लम x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू l, और 0 पे टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि द टेम्परेचर इज नोन। अब अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो आप x0 पे कम से कम एज्यूम करेंगे नोड पे तो आंसर एक, यानी कि हमारे पास जो टी अप्रोक्सीमेट है या जो भी आपने इसको नाम टी अप्रोक्सीमेट, वो यहाँ पर ना आए, वो इसी से मैच कर रहा हो उस जगह पे। ठीक है। तो जब वो मैच कर रहा होगा कम से कम वहां मैच करना चाहिए, बाकी जगह पे वेरिएशंस आ सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं मजीद। ठीक है। तो फाई ऑफ आई एक्स आई हम जनरल सेंस में लिख रहे हैं, आप जब इसे अंडरस्टैंड करते हैं माइनर डिटेल्स में जाते हैं तो इसका मतलब होता है फाई ऑफ 1 x1 इज 1, यानी कि ये जब दो इंडेक्स एक जैसे होते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। बुक्स में आमतौर पर ऐसे लिखा जाता है फाई आई एक्स आई। ठीक है, वो समझ नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए समझ तो जरूरी नहीं कि आप डिटेल में जाएं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई को जब आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा फाई 2 शेप फंक्शन ऑफ 2, फाई 2 शेप फंक्शन 2, और यहाँ आ जाएगा x1। तो ये क्योंकि इंडेक्स दोनों मुख्तलिफ हैं तो ये हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका आप देखिएगा क्या हमें एडवांटेज मिल रहा होगा। ठीक, इसी तरह से एंड फाई आई एक्स आई प्लस 1, ये क्या आएगा? 0। या हम इसको अंग्रेजी कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, सो दैट फाई आई एंड फाई आई एक्स आई प्लस 1 इज 0। मोर ओवर फाई आई एक्स आई प्लस 1 इज 0, और अगर फाई आई प्लस 1 और इस पे एक्स आई प्लस 1 लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। ये अभी हमने कंडीशन सेट की है। अभी तक हमें नहीं पता फाई क्या है, लेकिन हमें ये पता है, हम इसको ये रखना चाह रहे हैं कि ऐसा फाई चूज करेंगे कि जो नोड पे, जब वो उस नोड पे हो अपने ही, तो वो 1 आना चाहिए, और दूसरे नोड पे हो तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, अब वो चूज कर लेते हैं द फंक्शन phi I are given by, अब ये हम खुद से लिख रहे हैं यहाँ पर, जाहिर बात है हम लेग्रांज वाली ही फॉर्म लिखेंगे, वो उसकी फॉर्म सेटिस्फाई कर रही होती है। फॉर एग्जांपल फाई आई एक्स कंडीशन होगी एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। ये तो फाई आई होगा। जब आई को आप 1 रखेंगे तो हमारे पास फाई 1 मिल रहा होगा, लेकिन फाई 2 नहीं मिल रहा होगा। ठीक, तो इसका मतलब है शेप फंक्शन एक फाई आई हमें चाहिए और दूसरा फाई आई प्लस 1 चाहिए हमें। फाई आई प्लस 1 which is a function of x minus xi, xi plus 1 minus xi। ये हमने अभी चूज किया है
हीट एंड ट्रायल से आप कह लें, अभी तक हमने इसको देखा है, फ्यूचर में इसको शायद हम डेरिवेशन भी कर रहे होंगे कि शेप फंक्शन ये होंगे तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि नोड पे 1 हो और अदर नोड पे वो 0 हो। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह दूंगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लेक्चर 7 अभी ख़त्म कर रहा हूँ।